मेरे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 शुरू हो रहा है और 18 है टेक अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कोई मेजरमेंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स को इंटरनल बाइसेक्ट करना है। मतलब ये है कि बाइसेक्शन का मतलब या बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर एंगल की बात हो रही है तो एंगल को कंपास की मदद से आप सेंटर से हाफ कर दें, और अगर लाइन है तो कंपास की मदद से सेंटर से हाफ कर दें। उसका क्या तरीका है ये मैं भी आपको बताती हूँ। सवाल आगे चलते हैं। एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्फिडेंट कहेंगे कि जाहिर बात है एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है तो ट्राइंगल के 3 एंगल होंगे। जब बाइसेक्ट होंगे तो तीनों बाइसेक्शन लाइन जिस एक पॉइंट पे आकर मिलेंगी वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंसी होगा। ऑल्सो राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले बताती जाऊंगी, देन हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल ट्राइंगल में क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। बहुत ध्यान से, अब हमारे पास 3 कॉर्नर्स आ गए। मैं इसको नाम दे रही हूँ ए, बी और सी। ठीक है, अब मुझे करना है बाइसेक्शन ऑफ एंगल। सपोज करें ये मैंने अपनी मर्जी से कंपास खोल के एक नॉर्मल आर्क लगा लिया। अब आपकी मर्जी, ये आर्क लाइन आप यहाँ तक रोक देते हैं या आगे निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी। अब ये आपने एक और ये आपने, सही है मेरे बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये आपको अपनी मर्जी से रेडियस पे आप कितना खोलें। मैंने इसलिए ट्राइंगल भी बड़ा बनाया कि हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है, और एंगल भी मैं इसलिए बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, देखिए हमारे पास ये 2 पॉइंट है, एक और ये 2, ये रहा एक, ये रहा 2, ये रहा एक, ये रहा 2। आपकी मर्जी है आप इस हाथ को बाहर निकालेंगे या नहीं। तो मैं अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, ये और ये नहीं देखना है, सिर्फ ये 2 लाइन देखना है कि लाइन के अंदर आर्क है। इस आर्क को आप हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ जो है वो आप रेडियस देंगे और 2 आर्क लगाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, अब इसका देखें तो ये मुझे हाफ से ज़्यादा ये लगा। ठीक है, तो एक आर्क मैंने इधर लगाया और दूसरा मैंने अपोजिट साइड रख के एक आर्क मैंने लगा दिया। अब मैं इस एंगल पे आऊँगी तो मुझे हाफ से ज़्यादा लेना है, तो ये मैंने हाफ से ज़्यादा लिया। एक आर्क मैंने इधर लगाया और एक आर्क मैंने इधर लगाया। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, मेरे पास 3 पॉइंट आए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। चले इनको एक एक करके मिलाते हैं। पहले मैं इसको मिला ली, सही है। अब मैं इसको मिला रही हूँ एंगल से, कोई सा भी एंगल आप पहले मिला सकते हो, कोई सा भी। ठीक है, और एक में मेरे बच्चों देखिए, ये तीनों पॉइंट एक ही जगह आके मिल रहे हैं। सही है, जहाँ ये आके मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंसी, यानी आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्फिडेंट है।
मैं इसको नाम दूंगी ए बी सी। ए बी सी जो आता है डी, तो ए वाले एंगल में ये रहा डी, ये रहा ई, और ये इसको जहाँ ये मिल रहा था इसको मैं दे देती हूँ एफ। ठीक है, अब एक बाद आता है बी, एफ के बाद आता है जी एच, और ये जो बाइसेक्शन थी आई, आई के बाद आता है जे, ये रहा सी वे जे के, और ये जो लाइन यहाँ मिली है इसको मैंने दे दिया एल। ठीक है मेरे बच्चों, और ये जो पॉइंट है जहाँ ये तीनों आके मिल रहे हैं इसको मैं नाम दूंगी ओ का। इससे ज़्यादा क्लियर मैंने ये लाइन थोड़ी सी मोटी इसलिए कर दी, आप मत कीजिएगा ताकि आप मेरे सारे देखने वाले बच्चों को ये जो है ना ये प्रोमिनेंट दिखे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है, सही है। देखिए ये जो लाइन बाइसेक्ट हो रही है एंगल ए की, ये ए से एफ तक, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, और ए के बाद आता है बी, बी कहाँ बाइसेक्ट हो रहा है आई पे, तो बी आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है बेटा, और सी कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है एल पे, तो सी एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। और ये जहाँ तीनों लाइनें बाइसेक्शन की आके मिली हैं, देयरफॉर ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हैज बीन बाइसेक्टेड। ये सारा काम आपने जो डायग्राम का काम होता है सब आपने पेंसिल से करना है। मैंने पॉइंटर और कलर पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं आप, खैर मार्कर पेन वगैरह ड्राइंग में आपने यूज़ नहीं करना है। मैंने इसलिए किया ताकि मेरे देखने वाले सब सारे बच्चों को दिखे। अब मैं आपको इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बताऊँ। सबसे पहले आप लिखते हैं गिवन, पहले मैं बताऊँगी फिर आपको लिखा हुआ दिखाऊँगी। सही है, देखो जे है, गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद रिक्वायर्ड में आपने क्या प्रूफ करना था, टू बाइसेक्ट द एंगल ए बी एंड सी एंड फाइंड एंड मेंशन द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑन इट। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था, तो हमने लिखा ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। सेकेंड हमने क्या किया था, एंगल्स को बाइसेक्ट किया था, तो हमने लिखा बाइसेक्ट द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड नेम इट। हमने कंपास की मदद से किया और उसको नाम दे दिया। फिर जहाँ हमने बाइसेक्शन पॉइंट था ए एफ ए से बनाया तो एंगल ए का बाइसेक्टर लाइन है। बी आई एंगल बी से बनाए तो बी आई एंगल बी का बाइसेक्टर लाइन है। और सी एल सी एंगल से बनाए तो सी एल जो है वो एंगल सी की बाइसेक्शन लाइन है। और उसके बाद हमने बताया ए एफ बी आई और सी एल मीट एट पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हेंसफोर्थ। ठीक है, अब ये मैंने आपको ज़बानी बता दिया, अब मैं आपको ये लिखा हुआ दिखाती हूँ। चले मेरे बच्चों, गिवन मैंने अभी आपको बताया ट्राइंगल एबीसी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एंड मेंशन द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑन इट। ठीक है मेरे बच्चों, थर्ड है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। हमने ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया, बाइसेक्ट द एंगल ए बी एंड सी विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड नेम इट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बी आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, सी एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ए बी बी आई एंड सी एल मीट एट पॉइंट ओ एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, रिजल्ट क्या है, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी हैज बीन बाइसेक्टेड एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये ड्रॉ करना आ गया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताएं और ज़रूर 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 मुझे ये करें मेरे बच्चों के आप बाय सेल्फ उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। और मैंने अभी बता रही हूँ थोड़ी सी
थिक लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि मेरे देखने वाले हर बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ से चलिए मेरे बच्चों, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 के असल में 2 सवाल हैं और बीच में लिखा हुआ है और, यानी आप ये सवाल करें या फिर वो सवाल करें। तो आपको मैं दोनों करवा रही हूँ, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सवाल करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R कोलिनियर, जबकि P की वैल्यू -3 -4 है, Q की वैल्यू 2 और 6 है और R के लिए 0 है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए जो ये हमेशा 2 ही होंगी वैल्यू। तो पहला हमेशा ये, एक तो आपको पता है कि ये ऑर्डर पेयर है क्योंकि हमें जो भी डायग्राम बनानी है ग्राफ के थ्रू बनानी होती है। और डायग्राम आप बनाएं क्योंकि उन्होंने नहीं बोल दिया, लेकिन ये है चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो डायग्राम के बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटा आप सबको पता है पहला पॉइंट है x और दूसरा है y, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट x होती है और पहली y। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ लिख लूँ p, मैं दूसरा पेन ले लूँ, 1 मिनट, मेरा पेन सही है बेटा, मैंने पेन चेंज कर दिया। p है -3 -4, यानी कि -3x1 है और -4y1 है। ठीक है, इससे आसान मैं आपको नहीं बता सकती। Q है हमारे पास 2 और 6, यानी ये x2 है और ये y2, ऐसे ही। और फिर है R क्या है O और 2। मैं इसमें ना x3 लिखूंगी ना y3 लिखूंगी, तो ये लिख देती हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें मालूम करना है डिस्टेंस फार्मूला और ये बताना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कोलिनियर होते हैं एक ही लाइन पे बनने वाले कम से कम 3 पॉइंट, एक ही लाइन पे मौजूद 3 पॉइंट। अभी आप इसको ये छोड़ दें कि मैंने P और इधर क्यों नहीं लिखा या इधर क्यों लिखा, मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, हमें 3 पॉइंट है, हमें 3 दफ़ा डिस्टेंस मालूम करना है। देखिए सपोज करें ये एक लाइन है P Q, पहले आप फासला मालूम करेंगे P से R का, फिर P से Q का, फिर R और Q का। तो अगर मैं मालूम करूँ तो चलो भाई पहले मैं P और Q का फासला मालूम करूँगी। P Q ये हम मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस, ये हमने लगाई बार और ये हमने लिखा फॉर्मूला डिस्टेंस का, जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं पी क्यू का डिस्टेंस मालूम करूँ, P और Q, ये R छोड़ दिया, ये x2 है 2 माइनस -3, ऐसे ही है, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2, y कौन है 6 माइनस -4, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 2 माइनस और माइनस प्लस 3, जब तक अंदर सॉल्व नहीं होगा मैं कभी भी बाहर स्क्वायर पे नहीं आऊँगी, प्लस 6 माइनस और माइनस प्लस, और ये रहा 4 और ये रहा स्क्वायर, ये हो गया 3 और 2 5 का स्क्वायर प्लस 6 और 4 10 का स्क्वायर, ये हो गया 25 और ये हो गया 100, ऐसा ही है। तो ये हो गया भाई 125। 125 किसका रूट है हमें नहीं पता। 125 5 5 का 25, 25 5 है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5/5 इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ऐसे ही। अब मैं सेकंड फार्मूला सेकंड वैल्यू मालूम करूँगी P से R का फंसा, पहले P और Q का किया, अब P और R का। नाउ P R, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P और R, तो अब यहाँ x3 छोड़ दें, ये x2 है ये x1 है, 0 माइनस 3, 0
माइनस -3 और ये रहा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 3 3 = 9 प्लस 6 6 = 36। सही है बच्चों। अब ये क्या बना, 36 और 9 मिला के बने 45। सही है। अब 45 कैसे आता है हमें पता है, आप एलसीएम निकालें या मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ। हमें पता है 3 3 = 9 और 9 5 = 45। ऐसा ही है। तो 3 बाहर आ गया, √5 ये आ गया आपके पास P से R का डिस्टेंस। ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं मालूम करूँगी, क्योंकि P Q हो चुका या Q P एक ही बात है, P और R हो चुका, R P हो चुका, Q और R नहीं हुआ। तो मैं मालूम करूँगी Q और R का डिस्टेंस। कैसे मालूम करूँगी, फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों Q और R 0 - 2 सिंपल, 2 - 6, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का हो गया 4 और -2 मरतबा यानी प्लस और -2 मरतबा प्लस हो गया, 4 4 = 16। 16 और 4 कितने होते हैं, 20। ऐसे ही है। और ये कैसे बनेगा, 2 2 = 4 4 5 = 20। 2 × 2 4 और 4 5, तो ये 2 बाहर √5। सही है। ये हमारे पास आ गया है Q और R का डिस्टेंस। अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती पेज पलटना, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो गया। तो मेरे बच्चों देखें, अब आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू 5 √5। तो मैंने एक कोने को P का नाम दिया, मैंने बाद में दिया, पहले मैंने सिर्फ 3 डॉट ड्रॉ करी, P और Q। P के पॉइंट्स यहाँ लिखे, Q के पॉइंट्स यहाँ लिखे, जैसे जो सेंटर होगा वो R होगा। तो अब अगर मैं कोलिनियर है तो मैं क्या ये बता सकती हूँ, P और Q किसके बराबर होंगे, PR में अगर मैं प्लस करूँ R और Q। ऐसा ही है। PQ है 5 √5 और P से R का फासला है 3 √5 प्लस R से Q का या Q से R का फासला है 2 √5। आप R क्यों लिखिए, Q R लिखिए, एक ही बात। तो ये 5 √5 = 3 और 2 5 √5, ये दोनों बराबर हो गए। आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट्स P Q and R are कोलिनियर। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों। आसान था, बहुत 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 आसान था। और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 ही है, वो और करके दिया हुआ है, और वो एक छोटा सा थ्योरम है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप यकीन करने मेरी बात का कि जो सेक्शन सी में ये 2 थ्योरम दिए हुए हैं, इसमें से एक थ्योरम कंपलसरी आपके बोर्ड पेपर में होगा सेक्शन सी में। ठीक है, तो जल्दी से थ्योरम की तरफ चले मेरे बच्चों। प्रूव दैट इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट ट्राइंगल। तो हमें 2 राइट ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ पहले, ताकि आपको प्रोमिनेंट दिख सके। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस कहते ही है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बराबरी की बुनियाद पर। ठीक है, अब मैं इसको नाम देती हूँ। मैंने इसको नाम दिया, ऑब्वियसली यहाँ से शुरू हुआ है,
ए बी सी, तो जाहिर सी बात है ये और ये दोनों बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल ए। सी के बाद कौन आता है, डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक है मेरे बच्चों, अब तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ऑब्वियसली। तो गिवन मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग डाली, ब्लैक पेन को पहले कहाँ ये, ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगी गिवन। गिवन में मैं क्या लिखूं, ए बी सी, यहाँ जगह हो ना हो इसलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए बेटा, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस का मैं आपको बताऊँ ना, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बेस लाइन के बराबर है, हाइपो के बराबर है, और परपेंडिकुलर के बराबर है। अब हम इसमें क्या साबित करें, सही है, लेकिन वो कह रहा है साबित करें कि दोनों ट्राइंगल बराबर है। आगे पढ़ लेते हैं। इफ द हाइपो एंड वन साइड, कोई सा हाइपो और कोई एक साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, किसी एक ट्राइंगल की बराबर होगी टू द हाइपो एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। तो साबित करें देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, साबित करें कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जो बात वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पूरा ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये बात अब हम कैसे प्रूफ करें, जाहिर सी बात है ये बात जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है। तो हमने ये गिवन लिख लिया, इसमें हमने दो बातें बताई कि एंगल बी और ई, पहले तो लिख देते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, और मैंने आपको कहा है कि कॉन्ग्रुएंट टू लगाते हैं तो हम विदाउट मेजरमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगर इक्वल लगा देंगे तो हमें मेजर करके बनानी पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है तकरीबन बराबर, ए और डी बराबर है, एंगल बी और एंगल ई बराबर है, सही। अच्छा वो कह रहे हैं इफ द हाइपो एंड वन साइड, सही है। अच्छा एंगल बी और ई बराबर है, हाइपो कौन है देख लें, हाइपो ए सी है, ए सी बराबर है इसका हाइपो कौन है, डी एफ के, ठीक है, ऐसा ही है। ये हमारे गिवन क्या है, और कोई एक साइड है तो मैं ले लेती हूँ परपेंडिकुलर साइड, बी सी और ई एफ, बी सी बराबर है ई एफ, ये हमारे उस गिवन ने कह दिया। अच्छा आप यहाँ पे ना मेरे बच्चों एक काम करें प्लीज़, कि आप यहाँ से ये एंगल ए मिटा दें, बस एक एंगल काफ़ी है। क्यों, हमने एंगल बी और ई को कॉमन लिया है बराबर, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी कर लें ये दोनों राइट एंगल है तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया। गिवन के बाद हम क्या हेडिंग डालते हैं, गिवन के बाद हम हेडिंग लिखते हैं रिक्वायर्ड या प्रूफ। टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई और एफ, ऐसा ही है, सही है। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन करेंगे, करनी पड़ेगी, जो बात वो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, मैं पहले लिख दूं फिर आपको। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि हम डी और ई को एक पॉइंट जी तक प्रोड्यूस करेंगे, सही है। तो मैं यहाँ लिख दूं पहले प्रोड्यूस डी ई टू जी, सही है, डी ई को बढ़ा दें जी तक, सच दैट जी ई से लेके जो जी है, ई जी बराबर हो जाए ए और बी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस में तो यही बात है ना कि बेटा ये बेस लाइन इस बेस लाइन के बराबर है। लेकिन अगर आप बोले कि आपने ए बी से क्यों मिलाया, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ करने हैं, तो अब जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा उसकी बेस लाइन को ए बी से मिलाएगा, ठीक है। ज्वाइन एफ एंड जी, ज्वाइन एफ टू जी। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, ये ई था, ये मैंने बढ़ा दिया इसको जी तक, ये मैंने लिख देती हूँ जी, सही है। वो कह रहे हैं प्रोड्यूस डी ई टू जी एंड ज्वाइन जी टू एफ।
अच्छा, अब मेरी बात आगे कोई भी स्टेप करने से पहले, यानी अब हम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम दो बातें कहते हैं, एक होता है हमारा स्टेटमेंट और एक होता है हमारा रीजन, यानी जो भी हम बयान देंगे उसकी हम वजाहत करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए ये दोनों बात तो हमने साबित करना है, ये भी हाइपो है, ये भी हाइपो है और ये भी हाइपो है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। चाहे आप इन दो ट्राइंगल की बात करें, चाहे इन दो ट्राइंगल की बात करें, चाहे इसकी और इसकी बात करें, क्लियर? ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। चाहे आप इन दो की बात करें, चाहे आप इन दो की बात करें, चाहे आप इसकी और इसकी बात करें। हम पहले इसी ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से करेंगे, क्योंकि हमें ये दो तो साबित करना है, तो हम डायरेक्ट इस पर नहीं आएंगे, पहले इसको और इसको, फिर इसको और इसको करके कुछ साबित करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। दोनों ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लाइन कॉमन है। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो भी ट्राइंगल में ई एफ जो है वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और ई एफ जो है वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। ठीक है, ये दोनों हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। अब हम जा रहे हैं अपनी बातों को साबित करने। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ डी ई एफ यानी एंगल की बात हो रही है, मेजर एंगल डी ई एफ में अगर मैं प्लस करूँ मेजर एंगल जी ई एफ, दोनों में ई बीच में आ रहा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं डायरेक्ट ई नहीं बोल सकती क्योंकि ई एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ई दो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे मैं क्या लिखूंगी, सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट पोस्टुलेट, यानी तयशुदा बात है कि ये 180 डिग्री का एंगल है, तो सप्लीमेंट है। ठीक है, और मेजर डी ई एफ 90 का है और जी ई एफ भी 90 का है। ये हमारे गिवन ने बता दिया। मेजर नहीं, या हम लिख दें एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न हम क्या देंगे, बोथ, ये चलो या तो हम गिवन दे दें दोनों का रीज़न। अब आगे चलो, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, किस ट्राइंगल की जी ई एफ, ट्राइंगल जी ई एफ, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों नहीं ले सकते, ये तो हमें साबित करना है। जी ई एफ को अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंसी की बुनियाद पर देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है ट्राइंगल ए बी और सी के साथ। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ए बी सी के साथ तो दो बातें, जी ई और ए बी बराबर, ये हमारी बेस लाइन है, जी ई बराबर है ए बी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, मैंने आपको शुरू में समझ, तीनों बेस लाइन एक दूसरे के बराबर है। दूसरा वो बोल रहा है जी ई एफ, यानी ये ई, और देखिए ये ई जो है 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है, और ये भी 90 डिग्री है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एंगल जी ई एफ बराबर है एंगल ए बी और सी। देखिए बेटा, जिस एंगल की बात होती है वो सेंटर में आता है, इधर ई की बात हो रही है ई सेंटर में, इधर बी की बात हो रही है बी सेंटर में, बोथ आर 90 डिग्री, 90 डिग्री। सही है, ये दो बात हो गई। तीसरी बात क्या है, ई एफ और बी सी बराबर है, कौन है, ई एफ और बी सी बराबर है। क्यों, बोथ आर परपेंडिकुलर, ये भी हमारा गिवन था। ठीक है, तो आपने गिवन लिख दिया। तीन बातें हो गई, साइड एंगल साइड, तो जैसे ही आपकी बात ये प्रूव होता है तो आप क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल जो आपने लिखे हैं जी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी, जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस की बुनियाद पर लिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन रिमूव होगा, कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा, और आपने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। ठीक है मेरे बच्चों, ये एक बात तो साबित होगा। अब आगे चलो, एफ जी और ए सी बराबर है,
हम ये कह सकते हैं एफ जी बराबर है ए सी। सही, इसका रीज़न क्या है? बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एफ जी कौन है? ये रहा एफ जी और ये रहा ए सी, बोथ आर हाइपो। आप ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर हाइपो। ठीक है, अब आगे चलें। एंगल जी और एंगल ए बराबर है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। क्यों मैं ये कह रही हूँ? देखें, ए और डी बराबर है। अगर ये इसको आगे प्रोड्यूस किया तो ये भी हाइपो की लाइन है, ये भी हाइपो की लाइन है, तो डी और जी भी बराबर है। तो जब हाइपो की लाइन पे जी ये ए बराबर है तो ए जी के भी बराबर है। तो एंगल जी और एंगल ए बराबर है, ये आपने लिख दिया। आगे आप बढ़ेंगे, एफ जी और डी एफ बराबर है। एफ जी बराबर हो गया है डी और एफ। जब सारी बातें हो गई, ये भी हाइपो है, ये भी हाइपो है, तो ये एफ जी हाइपो इस डी एफ के बराबर है। सही है, क्यों? क्योंकि गिवन क्या था हमारा? ए सी और डी एफ बराबर है। जब ए सी डी एफ के बराबर है और ए सी जी एफ के बराबर है, तो जी एफ और डी एफ भी बराबर है। सही, आगे चले। इन ट्राइंगल डी एफ जी, थोड़ा छोटा मुझे लिखना पड़ रहा है, माजरत चाहती हूँ बेटा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा देखने में मुश्किल हो, वरना मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा। एंगल डी और एंगल जी बराबर है, एंगल डी एंगल जी के बराबर है। आगे चलें, एंगल डी और जी कैसे बराबर है? डी और जी ये दोनों मिरर इमेज है, ये भी हाइपो की लाइन पे बन रहा है, ये भी हाइपो की लाइन पे बन रहा है। ए जब डी के बराबर है, सही है, और ए जब जी के बराबर है, तो डी और जी भी बराबर है। अच्छा, एंगल डी और एंगल जी के बराबर है, बट एंगल डी तो एंगल ए के बराबर था। ये हमने कहाँ कहा था? ये हम ऊपर साबित कर चुके हैं। सही है, अब हम ओरिजिनल ट्राइंगल पे आ रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, सिर्फ 3 बातें चाहिए साबित करने के लिए। एंगल ए और एंगल डी बराबर है, ए और डी बराबर है। क्यों? क्योंकि जी और डी बराबर था, फिर आपने बोला जी और ए बराबर है, तो ए और डी भी बराबर है। सही, ये हम प्रूफ कर चुके होते हैं। ये हम मैं लिख दूंगी प्रूफ अबव। मेरे बच्चों, दूसरी बात क्या है? एंगल बी और एंगल ई, लेकिन आप डायरेक्ट एंगल ई नहीं लिख सकते। एंगल ई के दो जगह ट्राइंगल बना रहा है एंगल ई, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात हो रही है डी ई एफ। यहाँ लिखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल। 2 बातें हो गई। तीसरी, ए सी और डी एफ बराबर, ये भी हम ऊपर बता सकते हैं। और ए सी और डी एफ जो है ये हमारा गिवन है, तो ये हाइपो बराबर है। सही है, 3 बातें हो गई। जैसे ही आपने 3 बातें बोली, आप ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन हटाएं, आप बोलें देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन सी के तमाम क्वेश्चन मुकम्मल हुए। आपको कैसे समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदे हासिल कर सकें। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और नेक्स्ट सेक्शन के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।